दोस्तों नमस्कार। साल था 1995। समता पार्टी पहली बार किसी चुनाव में उतरी थी और समता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। हरनौत से वो विधानसभा सीट उन्होंने जीती भी, लेकिन विधानसभा में शपथ नहीं लिया। शपथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पहले से ही संसद के सदस्य थे और बिहार में समता पार्टी की सरकार बनने की बात तो छोड़िए, 1 दर्जन सीटें भी नहीं आई थी। लेकिन वो साल दूसरा था और आप कहेंगे कि इस घटना का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बावजूद भी शपथ नहीं लिए। तो इसके पीछे आज नीतीश कुमार ने सुपौल में जो बातें कही है, उसे यदि संक्षेप में आपके सामने रखूं तो तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। आज नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जो बचे हुए चरण थे, जो बिहार की यात्रा वो करते रहते हैं, उस समृद्धि यात्रा के लिए वो आज बिहार के कोसी सीमांचल इलाके में पहुंचे और सुपौल पहुंचे। सुपौल को जनता दल यूनाइटेड का गढ़ माना जाता है। सुपौल में नीतीश कुमार ने कई सारे अपने अनफुलफिल्ड टास्क, यानी ऐसे टास्क जिसे उन्होंने 20 सालों में पूरा नहीं किया है, उसका जिक्र कर रहे थे कि अभी ये सब काम कर रहे हैं। मसलन बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगानी है, ये बात नीतीश कुमार ने कही। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर गरीबी रेखा से बाहर निकालने का उनका काम है, उस मिशन को भी पूरा करना है। अब जो बिहार की हालत है, बिहार की जो माली हालत है, वो भी किसी से छिपी नहीं है। वो 2-2 लाख दे पाने की स्थिति में तो कम से कम अगले 20-25 दिनों में नहीं है, जब तक कहा जा रहा है कि अगले 20-25 दिनों में नीतीश कुमार कुर्सी खाली कर देंगे। दूसरी बात, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस भी अगले 20-25 दिनों में बंद नहीं हो जाएगी। और भी बहुत सारी बातें नीतीश कुमार ने कही कि 24 नवंबर 2005 को जब वो सत्ता में आए, तब से लगातार काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि लगातार काम कर रहे हैं, कहीं से ऐसा संकेत नहीं मिला कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का जो नामांकन भरा है, उम्मीद है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे। तो क्या जीतने के बाद नीतीश कुमार वही काम करेंगे जो काम उन्होंने 1995 में किया था? विधानसभा तो जीत गए थे, शपथ लेने नहीं पहुंचे थे और विधायकी छोड़ दी थी। क्या वही काम तो नीतीश कुमार नहीं करेंगे? क्योंकि पटना से भी खबरें आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है और एक तरफ जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इसी दरमियान राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली है, राजद ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और उस बैठक के बाद अंदर खाने क्या हो रहा है और किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे कर बाहर आ जाएगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार के द्वारा कहीं से नहीं लगना कि वो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है, यानी सत्ता छोड़ने जा रहे मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बेचैनी और तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये कहा जाना, खुलकर नहीं कहा जाना लेकिन अंदर अंदर खाने दबाव बनाना कि मुख्यमंत्री तो जेडीयू का ही रहेगा। और इन सब के बीच मुख्य विपक्षी दल यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के द्वारा अपने विधायकों को तलब कर लिया जाना। पटना में खेल छोटा नहीं चल रहा है, खेल कुछ बड़ा है। क्या है ये खेल? इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं पटना की सियासत की नब्ज पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले, हर खेमे से सीधे खबर प्राप्त करने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और ताजा तरीन स्थिति यही है जो मैंने 1995 का वाकया अभी बताया कि नीतीश कुमार विधायकी का चुनाव तो जीते, लेकिन शपथ लेने नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं थी, बस जता दिया कि वो जीत सकते हैं। अब राज्यसभा का चुनाव भी उम्मीद है वो जीत ही जाएंगे। क्या 95 दोहराया जाएगा या कुछ और होगा? सुपौल का घटनाक्रम और पटना में राजद विधायकों की बैठक, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, अमित शाह के जो सीमांचल दौरे के बाद, अमित शाह 2 दिन सीमांचल के दौरे पर है, तो ठीक बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरते हैं और राज्यसभा के नॉमिनेशन के बाद जिस प्रकार से वो सक्रिय और सक्रियता दिखाते हुए उसी क्षेत्र को चुनते हैं जहां वो अमित शाह 2 दिनों के दौरा पे थे। और सीमांचल में जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कामकाज को लेकर जनता के बीच में अपना संबोधन रखा है, जिस प्रकार से वो सक्रियता दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो राज्यसभा जाने में उनकी कोई दिलचस्पी है। ठीक है, राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भरा है क्योंकि
6 कैंडिडेट हैं तो चुनाव भी होंगे और नीतीश कुमार का जाना लगभग तय है। तो कोई दो मतलब जिस प्रकार से जेडीयू की संख्या, हाँ जितना तय है संख्या है उसमें इफ एंड बट की कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सीमांचल का दौरा निर्धारित किया जाता है, सीमांचल नीतीश कुमार जाते हैं, जिस प्रकार का उनका बॉडी लैंग्वेज है, भाषण है, वो कह रहे हैं ये काम करना है, मुझे नहीं लगता है कि वो राज्यसभा जाने में थोड़ा भी उनको दिलचस्पी है। सवाल उठता है कि यदि राज्यसभा नहीं जाएंगे तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे? यदि कंटिन्यू करते हैं तो फिर भी बीजेपी का क्या होगा? दूसरी महत्वपूर्ण सवाल ये है आपसे कि यदि नीतीश कुमार कंटिन्यू नहीं करते हैं तो क्या जेडीयू ये शर्त रख सकती है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा, ठीक है, नीतीश कुमार नहीं होंगे? क्योंकि जो संख्या है सिर्फ 4 सीटों का ताना बाना है। सीटों का अंतर है सर, अब 2 ही सीटों का अंतर है। नितिन नवीन इस्तीफा देंगे राज्यसभा जा रहे हैं तो, और एक तो स्पीकर ही है, तो 89 नहीं 87 ही मान के चलिए वोट डालने वाले विधायक। स्पीकर भी वोट करते हैं अभिषेक जी, जनरली स्पीकर नहीं कर, वो सदन में वोट नहीं करते हैं। जब पक्ष विपक्ष में बराबर बराबर मत हो जाए तभी स्पीकर निर्णायक वोट दे सकते हैं। और नीतीश कुमार का जो संबंध रहा है पार्टी के बाहर, चाहे एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू में ही रहे, शुरुआती दौर उनकी राजनीति जेडीयू से शुरू हुई और नीतीश से अच्छे संबंध है। उन्होंने उनके नेता ने भी कहा कि कुछ शर्तों पे हम नीतीश कुमार को समर्थन कर सकते हैं। कांग्रेस के 3 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, राजद के कुछ विधायक जो हैं जेडीयू के संपर्क में। तो देखिए जो ये टाइम पीरियड लिया गया नीतीश कुमार के मन में यदि क्लियर कट होता तो जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए भरा उसी दिन वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर देते। लेकिन मन में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार की जो उम्र है उसका हवाला दिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के राजनीति ही नहीं देश के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं जी। तो राजनीति में अभिषेक जी कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। मैंने कल भी कहा, आज जो दोस्त है वो दुश्मन कल दुश्मन हो जाएंगे और आज जो दुश्मन है कल दोस्त हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। सीमांचल में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भाषण दिया है कि हमें आगे ये काम करना है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। और कोई भी व्यक्ति जब वो जानता है कि अगले 15-20 दिन में उनको सीएम पद से इस्तीफा देना है तो जनरली वो शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन इस उम्र के पड़ाव में जो एक फैक्टर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की विदाई क्यों हो रही है कि उम्र के पड़ाव है, स्वस्थ नहीं है, तमाम चीजें जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमांचल में वो सक्रियता दिखाए हैं तो कहीं ना कहीं कई गॉसिप को जन्म दे रहे हैं। तो कितना हकीकत है कितना फसाना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार सक्रिय हुए हैं राज्यसभा के नॉमिनेशन के बाद, कहानी कुछ और कहती है। जी ऋषि जी, सब कुछ संयोग नहीं होता है। जिस वक्त अभी हम बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त राजद और कुछ महागठबंधन के नेताओं और विधायकों की बैठक चल रही है लालू राबड़ी आवास पर। और ये बैठक चल रही है, उस बैठक में अंदर पत्रकारों की एंट्री नहीं है, बाहर से एक रटा रटाया बयान आ जाएगा, जितना भर बताना होगा वो बताने लायक आ जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार का वही जाना कोसी सीमांचल इलाके में जहां से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा अमित शाह लिखने आए थे, ये बात बिहार में चलती है। और उसी इलाके में जाकर नीतीश कुमार के द्वारा कौन कौन से अनफुलफिल्ड टास्क है जिसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, उसे पूरा करना है, उसका जिक्र करना, पद छोड़ने का कोई संकेत नहीं देना, पटना में जदयू के लोगों का अंदर खाने निजी बातचीत में यह कहना कि मुख्यमंत्री पद तो हमारे ही पास रहेगा, और इन सब के बीच ये सारी चीजें तो संयोग नहीं हो सकती, एक आध चीज संयोग हो सकती है। जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप दबाव, हालांकि दबाव नीतीश कुमार पर नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में लेके उनको ये मना लिया गया हो कि भाई आपको अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर देना चाहिए, अब आपको दिल्ली की तरफ मूव करना चाहिए, निशांत के लिए स्पेस
बनानी चाहिए। लेकिन जो नीतीश कुमार का कद है या नीतीश कुमार का प्रभाव है, आप देखिए, ठीक है, आप यदि बिहार की राजनीति को पूरे को समझे, खासकर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो झारखंड उस समय भी, झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, तो बीजेपी का आधार झारखंड में था, बिहार में नहीं था। टोटल 27-28 विधायक हुआ करते थे, उसमें 20-22 विधायक जो हैं आपको झारखंड के थे, बिहार में उनका कोई मतलब प्रभाव नहीं था। लेकिन जब जेडीयू और समता पार्टी उस समय और बीजेपी का गठबंधन हुआ, नीतीश कुमार, जॉर्ज और इन लोगों का जो कोलैबोरेशन हुआ, गठबंधन हुआ, उसके बाद देखिए एक नए समीकरण का डेवलपमेंट हुआ। इसमें फॉरवर्ड, गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी तमाम, तो नीतीश कुमार ने वो समीकरण तैयार किया है। और आज बताइए, नीतीश कुमार के कहते कोई नेता आपको दिख रहा हो? भाजपा, यदि भाजपा इतना, मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ, मैं एक बात कह दूं, यदि भाजपा नीतीश कुमार के परमिशन या नीतीश कुमार के जो मिजाज हैं उसको लेकर यदि कॉन्फिडेंस में होती, तो अभी तो सीएम से घोषित कर दिया होता। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर राजी हो गए हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे और 30 मार्च या 10 अप्रैल के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इतना यदि नीतीश कुमार ने उनको कॉन्फिडेंस दे रखा है, तो सीएम कौन होगा ये घोषणा कर देना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना कहीं पेच है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार मतलब ये पलट जाएंगे, राजद के साथ चले जाएंगे। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पेच है, अभी भी पेच है। नीतीश क्या सीएम क्या सीएम जेडीयू कोटे से होगा? क्या कोई दलित व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है? क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो नजर है अभी दलितों पर है, ईबीसी पे है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि वैसे तो राजनीति ही अनिश्चित होती है, लेकिन भारत की राजनीति में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेकर के मैं निश्चिंत नहीं हो सकता कि इनका अगला कदम क्या होगा। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 2002 में जब गुजरात में भीषण परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में दौरा किया, वहां नरेंद्र मोदी के सामने ही उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठने वाले व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी का बयान उसके एक आध दो दिन पहले का है या एक आध दो दिन बाद का है, मुझे याद नहीं है, अभी अखबारों में मौजूद है वो वेबसाइट पर, कि गुजरात में न्यूटन के उस गजब की सांप्रदायिक परिस्थिति थी, मतलब उस तनाव की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गुजरात में न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है, यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हो। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि 2014 में नीतीश कुमार अचानक राजभवन निकलेंगे और इस्तीफा दे देंगे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 2017 में नीतीश कुमार जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं आएंगे, वो भाजपा के साथ आ जाएंगे। और ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 2022 आते आते नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को डिच कर देंगे। बड़ा सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने डिच किया या नहीं किया, सबने अलग अलग दौर में किसी न किसी से गठबंधन किया। सवाल ऋषि जी जो बिहार की जनता और देश की जनता अभी जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए क्या इतनी लालायित है कि तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख के, भले ही मैसेज जा रहा हो कि मुख्यमंत्री को धकिया के बिहार से हटाया जा रहा हो, धक्का देके, इसको देसी शब्दों में कहते हैं धकिया के, उस तरह का मैसेज जा रहा है, और बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इस मैसेज का और अगले एक महीने में जो चीजें बढ़ने वाली है, इस तरह की मैसेजिंग जो गांव गांव तक जा रही है, एनडीए की सेहत पर और जनता के बीच भाजपा की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ना है? देखिए, आपने ये उम्मीद की थी क्या, जब ये खबर शुरुआत में जब खबरें आने लगी होली के दिन, तो लोगों ने सोचा ये होली का मजाक है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट वो भी होली के दिन, वो भी नीतीश कुमार जैसे नेताओं को लेकर, क्या ऐसी मजबूरी हुई? देखिए, नीतीश, हर व्यक्ति का एक मतलब राजनीति में चढ़ाव होता है, फिर उतार होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे।
आज वह सितारा है, कल कोई और सितारा होगा। लेकिन इस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर डेवलपमेंट हुआ, खासकर होली के दिन एक खास वर्ग जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, नीतीश कुमार का शुभचिंतक है, नीतीश कुमार का मतलब नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, उनमें काफी नाराजगी है। सी वोटर का सर्वे आया है, इसी को लेकर सी वोटर का सर्वे आया है, जिसमें ये देखा गया है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने अप्रोच अपनाई है, उससे बीजेपी में नाराजगी है, सिर्फ नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में नहीं, आम लोगों में भी। ठीक है, नीतीश कुमार को आपको हटाना ही था तो एक सम्मानजनक विदाई आप दे सकते थे। अभी चुनाव बिहार में जो चुनाव हुए हैं और नतीजे जो आए हैं उसके कितने महीने हुए? 3 महीने हुए, 3-4 महीने हुए। कम से कम आप बंगाल चुनाव का तो इंतजार कर लेते, कम से कम यूपी चुनाव का तो इंतजार कर लेते। नहीं यार, और वो भी होली के दिन। सवाल ये वो भी होली का पद कोई डीएम का या किसी एसडीएम का ट्रांसफर है कि यहाँ से उठा करके जब मर्जी एक नोटिफिकेशन बिहार। देखिए, हमारे जैसे पत्रकार या आप लोगों ने भी, तमाम बड़े पत्रकारों ने, सतीश के सिंह से लेके तमाम बड़े पत्रकार, चाहे प्रभु चावला हो, चाहे जितने भी बड़े पत्रकार, सबका यही मानना था कि जो बिहार में यदि एनडीए सत्तासीन होती है तो उसमें नीतीश कुमार का फेस का अपना उसमें बड़ा रोल है। अब आपने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी का जिक्र किया, उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, एक जगह वो कह रहे हैं कि जेडीयू अंदर खाने 2 गुटों में विभक्त है, एक भाजपा ग्रस्त और एक भाजपा त्रस्त। विधायक दल तो साफ दिख रहा है कि भाजपा त्रस्त वाले बहुमत के साथ है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि जो एनडीए का कोर वोट बैंक है उसमें एक खास बड़े वर्ग में नाराजगी है इसको लेकर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, सी वोटर का सर्वे भी कह रहा है जी। तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, मैं आपको बताऊं। और एक खबर ये भी चल रही है, ये सबसे पहले आप ही के प्लेटफॉर्म पर ब्रेक हो रहा है। ये दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बड़े पत्रकार ब्यूरोक्रेट से बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूं जी कि विपक्ष इस बात की तैयारी कर रही है, यदि नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया जा सकता है विपक्ष की तरफ तो से। आप ऋषि जी वही बात कर रहे हैं कि बिहार में निशांत को उप मुख्यमंत्री का ऑफर है लेकिन मुख्यमंत्री का पता नहीं है। दिल्ली में आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का ऑफर है लेकिन जो वैकल्पिक सरकार का जिसमें नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें प्रधानमंत्री कौन? देखिए इसलिए बिल्कुल वही बात है ऋषि जी। देखिए ऋषि जी, अभी महाराष्ट्र में पिछले साल सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे से पूछा पत्रकारों ने कि क्या आप शपथ ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री की? उनके बोलने के पहले अजीत पवार ने कहा कि इनका पता नहीं है लेकिन मैं शपथ ले रहा हूं। याद है ना, जिस पर काफी ठहाका लगाया था पत्रकारों ने। तो फिर शिंदे साहब ने कहा कि ये सुबह में भी शपथ ले लेते हैं। जी तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चर्चा है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है मैं नहीं जानता, लेकिन कई बड़े नेताओं के बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा एक मतलब फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, यदि नीतीश कुमार इस बात को लेकर राजी हो जाए, चंद्रबाबू नायडू को भी कोई अच्छा ऑफर दिया जा सकता है। यदि इस बात के लिए वो राजी हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पद जो है नीतीश कुमार को ऑफर किया जा सकता है। अब इसको कैसे लेते हैं नीतीश कुमार या उनकी पार्टी, ये देखने वाली बात है। और आप जानते हैं वर्तमान में जो सरकार है 2 बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है। एक तो चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश कुमार, जिसको आपने नया नाम दिया था उस समय लोकसभा चुनाव के समय में नानी फैक्टर आप ही का इजाद किया हुआ है। तो नानी फैक्टर यदि हट जाए एनडीए से तो मोदी सरकार गिर जाएगी। तो नानी ही पीएम और डिप्टी पीएम तो नहीं बनेंगे। और हो सकता है यदि कांग्रेस यदि स्मार्ट राजनीति करना जानती तो ये ऑफर दे देना चाहिए कि आप दोनों तय कर लें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन होगा, बाकी हम लोग बाहर से समर्थन देंगे। जी खैर, अच्छा, इन तमाम चर्चाओं के बीच एक चर्चा मैंने और सुनी है। मैंने पूछा कि
जेडीयू की राजनीति को समझने वाले एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वरिष्ठ पत्रकार है, नीतीश कुमार के करीबियों में गिनती होती रही एक दौर में। मैंने पूछा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी से भी मिल सकता है, क्योंकि उनकी सरकार खुद बैसाखी पर है, वो क्यों सरकार की बैसाखी गंवाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे सही कहा कि अभिषेक जी, बात दरअसल यह है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अधीन कोई पद ले ले तो नीतीश कुमार की पूरी जिंदगी की राजनीतिक पूंजी खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के अधीन नीतीश कुमार कोई पद ले ले, उन्होंने कहा कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये असंभव है कि नीतीश कुमार कोई उप प्रधानमंत्री पद या केंद्र में कोई मंत्री का पद नरेंद्र मोदी सरकार में ले ले। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? देखिए, वो नीतीश कुमार जिस पत्रकार का नाम आप ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और हम लोग उससे बेहतर समझते होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद कोई छोटा पद नहीं होता है और नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में है। लेकिन सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार यदि राजनीतिक सफर के हिसाब से देखे तो नीतीश कुमार नो डाउट नरेंद्र मोदी से सीनियर है। और मैं आप ही के चैनल पे कई बार कहा है कि यदि दोनों नेता एक साथ मंच साझा करते हैं तो नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार के प्रति जो रिस्पेक्ट है, एक सीनियरिटी के नाते, एक कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, ठीक उसी प्रकार जब लालू और नीतीश और रामविलास पासवान मंच साझा करते थे तो जो कॉन्फिडेंस लालू यादव का होता था वो कॉन्फिडेंस जमाने में नीतीश कुमार और इनका रामविलास पासवान का नहीं होता था। हमेशा लालू ने लीड किया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब खड़ा होते हैं, साथ मंच साझा करते हैं, नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इन कंपेरिजन नरेंद्र मोदी, जबकि नरेंद्र मोदी एक बड़े आत्मविश्वास वाले नेता है। देखिए, तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब इसको समझने के लिए मैं एक लाइन आपके सामने रखता हूं जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। मैंने 12वीं के बाद साइंस नहीं पढ़ी है, उसके आगे मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे पढ़ लिए? नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab कहां से आ गया? वो तो 8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं। मैं वही बात आपको कहने जा रहा हूँ कि 12वीं के बाद साइंस नहीं पढ़ी है और अभी भी 9th 10th 11th के आप कहिएगा तो मैं पूरे फॉर्मूले के साथ मैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सब कुछ प्रूफ करके दिखा दूंगा। मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वो भी प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेकिन अब हमारे सामने कोई फिजिक्स का प्रोफेसर बैठ जाए तो मैं असहज हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है। वास्तविकता भी यही है। मैं 9वीं 10वीं वाले को एनसीईआरटी का फिजिक्स तो पढ़ा दूंगा। वही स्थिति स्वाभाविक है कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एक इंटायर पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट के बीच है। समझिए, वो मुझे नई बात नहीं, हम अच्छा, बात कर रहे हैं ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? अब ये तो मैं नहीं जानता। वो तो अब देखिए, डिग्री मिलती होगी तभी प्रधानमंत्री जी को मिली है। आज हम कौन होते हैं सवाल करने वाले? जब यूनिवर्सिटी ने दी है तो हमें कोई हक नहीं बनता सवाल करने का। और माननीय न्यायालय ने कहा है कि हमें डिग्री मांगकर देखने का भी सवाल हक पैदा नहीं है, हक नहीं है। खैर, मुद्दा वो नहीं है। असल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे भले ही उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग और सियासत की जो इंजीनियरिंग होती है उस इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार पीएचडी है, वहां वो ग्रेजुएट नहीं है। और तभी चाहे नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 34 थी तब भी वो मुख्यमंत्री बने 7 दिन के लिए, चाहे उनको विधायकों की संख्या 88 थी तब भी वो मुख्यमंत्री बने, 115 हो गई तब भी बने, 43 हो गए तब भी बने, 85 हो गए तब भी बने। हर हालत में बिहार में मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास रहा। तो क्या मुख्यमंत्री पद के साथ नीतीश कुमार के हनीमून को खत्म करने की जो पूरी पटकथा लिखी गई है, क्या उस पटकथा को भी नीतीश कुमार उसी तरह से बेमौत मर जाने देंगे कि जो पटकथा लिखी गई है उस पटकथा का द एंड भी इसी तरह से होगा? जिस तरह से तमाम लोग नीतीश कुमार की सियासत को लेकर जो अलग अलग तरीके से राजनीतिक ओबिचुअरी लिखने में लगे हुए हैं, क्या वो पूरा वक्त अगले 1 महीने के दरमियान परिस्थितियां पलट भी सकती है? बिहार की राजनीति में मैं किसी व्यक्ति के पलटने और दल के पलटने की बात नहीं कर रहा हूं, परिस्थितियों के पलटने की बात कर रहा हूं। और राजद के पूर्व सांसद जो अब दिवंगत हैं, उन्होंने कभी कहा भी था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि परिस्थितियों के उलटने पलटने के बावजूद वो खुद अपने आप को टिकाए रखें। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी विकट है। लेकिन इस विकट परिस्थिति में
क्या कोई नया रास्ता निकल गया है या निकालने की कोशिशें हैं? देखते जाइए। एक तरफ गुजरात लॉबी है जो नीतीश कुमार से सत्ता छीनना चाहती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अपनी लॉबी है जो बिहार की सत्ता में बने रहने का हुनर जानती है। अब ये गुजरात लॉबी के हुनर और बिहार लॉबी के हुनर के बीच में जब मामला पूरी तरह से सिमटता जा रहा है, तब परिस्थितियां कुछ और नए तरीके की स्थितियों का निर्माण कर रही है। वो स्थितियां क्या होगी, बहुत जल्द ऋषि जी आपके सामने डिकोड कर बताएंगे। तो ऋषि जी, आज इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं और फिर जो नया डेवलपमेंट होता है उस पर फिर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।